हेलो फ्रेंड्स, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न में स्वागत है। पहला प्रश्न देखेंगे। दो तार ए बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाई समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है तो तार ए की त्रिज्या का अनुपात, अर्थात यहाँ पर मिस्टेक है, तार ए और बी के त्रिज्या का अनुपात पता करना है। तो प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला देख लेते हैं, रो एल बाय ए होता है। तार ए और बी का त्रिज्या का अनुपात जानना है तो ए और बी को ले लेते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जब क्षेत्रफल है तो ए बराबर हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और बी को लेंगे पाई r2 का स्क्वायर। प्रश्न में है कि तार ए का जो प्रतिरोध है तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है, तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है। ये बात प्रश्न में दिया गया, इसी आधार पर त्रिज्या का अनुपात निकलेगा। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। जब तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है तो आर ए और बी बराबर 9/1 होगी। अब हम इसके आगे बात करेंगे। आर ए और आर बी दोनों का जब फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई समान बोला गया है तो लंबाई तो कट जाएगा, एल बाय ए क्षेत्रफल नीचे हो गया और ऊपर लंबाई, और नीचे बी के लिए एल बाय बी और इधर 9/1। इसमें एल और एल कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसके आगे देखेंगे। जब एल और इसका एल कट जाएगा तो इसके आगे देखेंगे ये किस प्रकार बने। तो लिखाएगा बी बाय ए बराबर 9/1। त्रिज्या ए की त्रिज्या और बी की त्रिज्या का अनुपात पूछा है, पहले ए बोला है तो इसको पलट करके लिख लेते हैं, ए बाय बी बराबर 1/9। अब ए का क्षेत्रफल जो है पाई r1 का स्क्वायर और बी का जो क्षेत्रफल है पाई r2 स्क्वायर, इसको पुट करेंगे। ए बाय बी बराबर 1/9। ए का क्षेत्रफल है पाई r1 का स्क्वायर, बी का क्षेत्रफल है पाई r2 का स्क्वायर, 1/9 दोनों कट जाएगा, हो जाएगा r1 और r2 का स्क्वायर बराबर 1/9। r1 बाय r2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर इधर आएगा तो 1/9। तो इससे निकल के आएगा 1/3। इससे क्या निकल के आएगा, रूट से इससे निकल के आएगा 1/3। तो ये नंबर इसका आंसर सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का एक चित्र दिया हुआ है, ए और बी के बारे में बताना है कि इन दोनों भाग द्वारा क्या किया जाता है, क्या काम है इनका, उसके बारे में जानना है। तो पहला कह रहा है ए नंबर कि मूत्र का निर्माण करता है ए स्थान जो है ये मूत्र का निर्माण करता है। बी कह रहा है कि मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन करता है, बी इस पाइप को दिखाया गया। और बी नंबर में कह रहा है ए मूत्र का संग्रहण करता है, बी मूत्र का निर्माण करता है। सी नंबर में कह रहा है ए मूत्र का निर्माण कर रहा है और बी का काम है कि मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना जहाँ संग्रहित होगा। और डी के द्वारा कहा जा रहा है कि ए मूत्र का निर्माण करता है और बी मूत्र का संग्रहण करता है। ए जो है ये विरिक है, किडनी जिसको बोलते हैं। बी है मूत्रवाहिका है, मूत्रवाहिका। और ये पाइप जिससे जुड़ा है ये मूत्राशय है, मूत्राशय। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मूत्र का निर्माण करना ए का काम है, किडनी का काम, और मूत्र को वहां से मूत्राशय तक ले जाने का काम बी का है। तो मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, ये बात सही है इसके लिए। और इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फिगर दिखा करके कि इस जगह ए को क्या कहता है तो विरिक, बी को इस पाइप को क्या कहा जाएगा तो मूत्रवाहिका, मतलब मूत्र नलिका बोल सकते हैं इसको, नलिका है ये। और जहाँ पर संग्रह किया जाएगा मूत्र का उसको बोला जाता है मूत्राशय, और उसके आगे मूत्र मार्ग जो निकलता है मूत्र मार्ग है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। तीन नंबर प्रश्न में कह रहा है कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, मैग्नीशियम, सीजियम, सोडियम, कैल्शियम। तो सीजियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सीजियम का परमाणु संख्या 55 होता है, सीजियम 55 होगा परमाणु संख्या। परमाणु घड़ियों में इसका यूज किया जाता है, ये सुनहरा रंग का होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है? संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ या दो तत्व संयोजन करते हैं, सहयोग करते हैं, और सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। जैसे कि देखें, H2 प्लस O2 बनाएगा H2O। ये H2O बनाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सहयोग किया और एक नया पदार्थ का निर्माण किया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो वो डी नंबर नजर आ रहा है, डी नंबर। ये भी दो तत्व है या दो पदार्थ है और वो जुटने के बाद वो सी का निर्माण कर रहा है, तो ये इसके लिए सही है। 5वां नंबर प्रश्न, मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। अंकुरन, हार्मोन स्तर में वृद्धि, प्रोड़ीकरण, विभाज्योत्तक वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा विभाज्योत्तक वृद्धि, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है, तो विभाज्योत्तक में वृद्धि। 6 नंबर प्रश्न, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? ए नंबर है चाल की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। बी नंबर में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना। सी नंबर में चालक की लंबाई में वृद्धि करना। डी नंबर में चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। तो उसके समान क्या माना जाएगा? एक दो अगर हम प्रतिरोध ले लें, एक प्रतिरोध ले लेते हैं R1 3, R2 ले लेते हैं 6। अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो हो जाएगा 9 प्रतिरोध हो जाएगा, 9 ओम। लेकिन अगर समांतर क्रम में इसका सहयोग किया जाए तो समांतर क्रम में ये नीचे जाके जुटेगा 1/3 और 1/6 करके जुटेगा। तो इसका जो मान आएगा 9 के बराबर नहीं होगा, कहीं ना कहीं और कम हो जाएगा, R जब ऊपर जाएगा। तो उसी हिसाब से ऑप्शन में ऐसा कोई बात है जहाँ की प्रतिरोध में कमी को कोई दर्शाता है, तो क्या है? तो ए नंबर है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि R बराबर रो L बाय ए होता है। तो क्षेत्रफल नीचे रहता है, क्षेत्रफल का जितना मान बढ़ेगा प्रतिरोध का मान उतना घटेगा। तो इसमें भी यही कहा है प्रश्न में, समांतर क्रम में संयोजन से क्या होता है? प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान कहीं ना कहीं कम हो जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, विघटन अभिक्रिया। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अभी तुरंत इसी का एग्जाम्पल लिए थे, H2 प्लस O2। दो अलग अलग तत्व सहयोग किया, बनाया H2 को। इसको संतुलित करेंगे, अगर यहाँ 2 डालेंगे, ऑक्सीजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ, तो एक संयोजन अभिक्रिया है। और भी संयोजन अभिक्रिया ऐसे ही होता है, N2 प्लस H2 बनाता है अमोनिया NH3। 8 नंबर प्रश्न है, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डैश के बराबर होगा। 6 गुना 8 गुना 2 गुना 4 गुना दिया हुआ है। तो वो 6 फेरों मतलब कह रहा है 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम पहले ये देखेंगे कि बी चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू नॉट एन, एन मतलब फेरों की संख्या आई होता है। तो यहाँ जो ये है मूल रूप से इसके क्षेत्रफल का सूत्र, और वहाँ फेरों की संख्या बढ़ा रहा है। एन की जगह क्या हो रहा है? N1 ले लें या एन डैश ले लें। तो अब ये मूल में जितना फेरों की संख्या थी उसका 6 गुना हो जा रहा है। जब 6 गुना हो जा रहा है तो अगर अब इसका एक नया चुंबकीय क्षेत्र ले लें तो म्यू नॉट गुना एन की जगह अब 6 N1 लिखाएगा। अगर B1 लिए हैं तो यहाँ N1 होगा और N1 की जगह हम 6N प्रयोग करेंगे, फिर आ जाएगा आई, और यही 6 अगर बाहर करेंगे, कहने का मतलब है B1 बराबर म्यू नॉट N1 आई होगा। ये हो गया, N1 की जगह आ जाएगा 6N, पहले फेरों की संख्या जितनी थी उसी में 6 गुनी हो गई, फिर आई, ये 6 इधर बाहर आएगा। तो इनको लिखने के बाद ये पूरा मूलतः चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसकी जगह लिखाएगा B। तो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र का 6 गुना हो गया, तो इसका आंसर 6 गुनी हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में अनुसूत्रों की संख्या 2n बराबर इक्वल 18 है। इनमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो किसी भी गुणसूत्र में लैंगिक और अलैंगिक गुणसूत्रों को समझते हैं। जैसे कि मानव है, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र। तो 23 जोड़ा करके हो गया।
अगर हम प्रूस की बात कर लें, 23 23 46 हो गया। प्रूस में 22 जोड़ा गुणसूत्र होगा और लैंगिक गुणसूत्र हो जाएगा 22 जोड़ा और एक एक्स हो गया। और इसमें भी हम वही करते हैं, तो इधर भी 22 और प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई जो है लैंगिक गुणसूत्र है, तो दो गुणसूत्र इससे निकल के आया लैंगिक, दो गुणसूत्र निकल के आया लैंगिक, और 22 22 44 निकल के आया अलैंगिक। तो उसी प्रकार यहाँ पूछा गया है कि 18 है, अगर 18 कुल गुणसूत्र है तो जोड़ा में हो जाएगा 9 9, इससे 8 निकल के आएगा अलैंगिक, और एक जो गुणसूत्र होगा, एक जो गुणसूत्र होगा वो निकल के आएगा लैंगिक, ये होगा लैंगिक गुणसूत्र एक, और 8 होगा अलैंगिक। तो दो दो जोड़ा है मेरे पास, यहाँ भी 8 होगा फिर एक होगा, तो 8 8 16 16 इसका आंसर होगा सही अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या। जब 18 कुल गुणसूत्र हो तो उसमें अलैंगिक 16 होगा और 2 लैंगिक गुणसूत्र होगा, जिससे कि उसके नर और मादा के बच्चों का उसका गुणसूत्र उससे निर्धारित होगा। और जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं, और संगत कथन का चयन कीजिए। तो वातावरण पर जो प्रभाव दर्शाता है उसमें असंगत कथन का चयन करना, मतलब जो संगत कथन है उसको छोड़ देना। पहला ये नंबर है, यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करता है, ठीक है कि प्लास्टिक करता है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है, ये भी बात सही है। सी नंबर है, ये नालियों को जाम कर देता है, प्लास्टिक है तो ज्यादा कचरा फैलेगा तो जाम कर देगा। और डी नंबर है, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, तो ये कहे गए 10 नंबर प्रश्न के लिए बात सही नहीं है, ऐसे टिकाऊ होते हैं लेकिन इनके अनुसार यहाँ नुकसान की बात कहा गया है कि क्या क्या प्रभावित करता है जंतु पादप और आसपास, तो डी नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर में कहा रहा है प्रतिरोधकता आरोप, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, वाले धातु के तार को, एक तार है उसको 4 भागों में काटा जा रहा है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता बताना है। अलग अलग क्या हो जाएगा, 4 रो हो जाएगा, रो हो जाएगा, रो बाय 2 हो जाएगा, रो बाय 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता के विषय में यह है कि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, न कि लंबाई और क्षेत्रफल पर। लंबाई और क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधकता ऐसा है कि अगर ये सोडियम का एक टुकड़ा है और इसको 2 4 5 भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का गुण एक ही जैसा रहेगा, सोडियम ही काला है। उसी प्रकार प्रतिरोधकता, एक ही तार है उसको 4 टुकड़ों में काटे, 5 टुकड़ों में काटे, 6 टुकड़ों में काटे, उसकी प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो रो है तो रो, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक देख लेते हैं, यही है प्रतिरोधकता। ए जाएगा यहाँ, एल आएगा नीचे, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाय एल, ओम मीटर स्क्वायर मीटर कट जाएगा, तो इसका प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। 12 नंबर प्रश्न है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O, ये किसका नाम है, तो ये जिप्सम का नाम होगा। बेकिंग सोडा है, NaSCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा है, Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लेते हैं, इसका हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, आंसर यही जिप्सम होगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। 13 नंबर प्रश्न है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों रोकने में कार्य करती है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये कार्य करती है उसको देखेंगे। ओव्यूलेशन एवं आरोपण, ओव्यूलेशन, सी नंबर निषेचन एवं आरोपण, डी नंबर है ओव्यूलेशन एवं निषेचन। गर्भ निरोधक गोलियां, इसका आंसर हो जाएगा डी, ओव्यूलेशन एवं निषेचन, निषेचन रोकने में कार्य करती है। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण प्रोजिस्ट्रॉन एवं एस्ट्रोजेन से किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है, तो इसका सूत्र दिया हुआ है, आवर्धन m होता है, m बराबर v/u होगा लेंस के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के उदाहरण होती है। डायस्टोल, डायस्टोल और सिस्टोल दो तरह का होता है हृदय में, हृदय की पेशियों का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है, और यहाँ जो डायस्टोल दिया है हृदय के पेशियों का फूलना डायस्टोल कहलाता है। और इसके लिए चारों में से कौन सा हो जाएगा, तो
डी नंबर हो जाएगा, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। डायस्टोल का काम यही है, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। 16 नंबर है, एक गोलीय दर्पण एक सीधी तथा छोटी प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। दर्पण अवतल है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। सीधी और छोटी, मतलब सीधा का मतलब आभासी हो ही गया, और वास्तविक रहता तो उल्टा हो जाता, तो छोटा भी रहना चाहिए। तो अगर पहला दर्पण अवतल है, अवतल होता है, तो अवतल दर्पण अगर ये है, वो कक्ष हो गया सी, ये एफ, यहाँ पर पी, एक वस्तु को रखें, यहाँ से प्रकाश गया, इससे होके निकल गया फोकस से होते हुए, और वक्रता केंद्र से होके जाएगा, तो जा करके वापस लौट जाएगा, और ये काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। तो आभासी तो बना, लेकिन छोटा नहीं बना, वस्तु से बड़ा बना। ये वस्तु है, यहाँ वस्तु छोटा था, दाईं ओर बना, दर्पण के इसको पीछे बोलते हैं, अवतल दर्पण के पीछे बना, लेकिन ये बड़ा बना। तो 1 नंबर बात सही नहीं है। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनेगा, उसमें से एक प्रतिबिंब आभासी बनता है, लेकिन वो भी बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वो सीधा है तो आभासी होगा ही, और फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता ही, वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। 17 नंबर प्रश्न है, किसी तार की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? 4 कारण दिए। ए नंबर है, क्योंकि वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना होता है। दूसरा है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थिति स्थिर रहती है। सी नंबर है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। डी नंबर में है, क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश का परिक्रमण करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? समान समजातीय श्रेणी का गुण है कि किसी एक ही फॉर्मूला, जैसे एल्केन का CnH2n+2, इसी पर आधारित हो, तो ये तो और भी फॉर्मूला था CnH2n+1, ये तो ये 1 नहीं रहेगा, CnH2n। तो कौन सा ऐसा सीरीज है, और वो क्रमागत रहेगा। जैसे कि पहला ए नंबर में देखें, कार्बन इसमें 4 है, 5 है, 6 है, तो ये लग रहा है इसको फॉर्मूला में, किसी फॉर्मूला में ये है क्या नहीं, किसी सूत्र में। बी नंबर में 3, 4, 5, ये भी लग रहा है। सी नंबर में किसी भी क्रम में नहीं है, यहाँ हर जगह 2 ही कार्बन है। 2 क्रमागत सूत्रों के बीच जो है, इसका अंतर बॉन्ड CH2 होता है, समझाते श्रेणी के 2 यौगिकों के बीच अंतर बॉन्ड CH2 होगा। तो इसमें से बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं कि 3 कार्बन है, तो अगर CnH2n+2 पे इसको बैठाएंगे, n का मतलब यहाँ 3 कार्बन रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 कार्बन रखेंगे, तो यहाँ पर 4 दूना 8, 2 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। जब हम 5 कार्बन रखेंगे, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बी नंबर इसके लिए सही है। 19 नंबर है, कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः है प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। बी नंबर है मीथेनॉन, एथेनॉन। सी नंबर एथेनॉन, प्रोपेनॉन। डी नंबर है ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कीटोन समझाता श्रेणी के प्रथम और द्वितीय सदस्य, ये एल्काइल एल्काइल समूह का सूत्र होता है CnH2n+1। इसी के आधार पर इसको चेक किया जा सकता है। कीटोन का सूत्र देख लेते हैं, सामान्य सूत्र उसका जो होता है, डबल बॉन्ड के साथ और जुटेगा, और ये जो आर है ये एल्काइल है, ये आर दोनों ओर एल्काइल। कार्बन जो सहयोग करेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, 2 के साथ ऑक्सीजन के साथ हुआ, और दोनों ओर एल्काइल के साथ करेगा। एल्काइल यही है। इस सूत्र पे कार्बन की जगह 1 रख के देखेंगे, एन की जगह, तो ये एक सूत्र निकल के आएगा। फिर 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, इसी प्रकार इसको इसका नामकरण है। और नामकरण में ये है कि प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसका कर्म याद रहना चाहिए। प्रो आ गया प्रोपेनॉन, तो ये 3 कार्बन लेकर के चलेगा, ब्यूटेनॉन 4, पेंटेन रहेगा जहाँ, वहाँ 5, तो मेथेन जहाँ है यहाँ मेथेन है, एथेन है, तो उसी के हिसाब से चेक किया जाएगा। तो इसको जांच करके देख सकते हैं कि CnH2n+1 है। अगर यहाँ 1 कार्बन रखेंगे तो हो जाएगा C, और इधर हो जाएगा 2 × 1 और +1, 3, CH3 हुआ। तो इसको हम कीटोन सूत्र में इसको रखेंगे, ये आता है क्या, CH3, इधर भी CH3, तो ये इसमें कितना कार्बन है वो देखा जाएगा, उसी के हिसाब से इसका नामकरण निर्धारित होगा। इसमें 3 कार्बन है, C, तो 3 कार्बन है और सब संरचना में सजा हुआ है, तो ये प्रोपेनॉन इसका नामकरण होगा। तो पहला प्रथम जो होगा प्रोपेनॉन होगा। तो इन चारों ऑप्शन में बी ही है, और उसी प्रकार हम ब्यूटेनॉन को भी देख सकते हैं। जब हम उसी एल्काइल फार्मूला में कार्बन 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 दूना 4, 1 5 आ जाएगा। तो इसमें हम इसको सजाएंगे C2H5, अगर इधर भी C2H5 हम रख दें,
तो वो संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन यहाँ 5 हो जाएगा और पेंटेन कहीं नहीं दिया है, दूसरा पूछा है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए पहले में जो एल्काइल का फॉर्मूला उपयोग हुआ था CH3, तो इसी प्रकार से फिट होगा। इसकी संरचना एक दूसरे से संयोजन करना चाहिए, सहयोग मतलब रहना चाहिए। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन उधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर CH3 है, ये इधर से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 3 इधर से सजा हुआ है, यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ उसी हिसाब से 5 हाइड्रोजन है। तो बी ए नंबर इसका आंसर सही है। अब आ जाते हैं 20 नंबर। मेंडलीव के आवर्त निर्माण के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुण के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व के गुणधर्म उनके रंग के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु भार पे, तो ये नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। मेंडलीव ने ही पहले पीरियोडिक टेबल को सही तरीके से सजाना शुरू किया था। इसने समूह और आवर्त में का सही से ढांचा तैयार किया था। और परमाणु भार जो है ये मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था, मोसले द्वारा। तो उसका नंबर ए नंबर सही होगा आंसर। अब अगला प्रश्न है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संतत विकास के लिए आवश्यक 5 R का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन है। पुनः प्रयोजन, पुनर्जनन, रिसाइकल और स्वीकार करना। तो 5 R का हिस्सा कौन नहीं? तो पुनर्जनन, ये 5 R के हिस्से में नहीं आता है। 5 R जो सिद्धांत है, कम करना, पुनः उपयोग करने वाला हो, पुनः चक्रण हो, किसी भी पदार्थ को पुनः चक्रण करने, जैसे लोहा लक्कड़ है उसका, या किसी तरह का प्लास्टिक है उसका पुनः चक्रण, पुनः विनिर्माण, मरम्मत, तो यही सब हो। तो पुनर्जनन ये नहीं होगा ये। अब 22 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? आलूकम, सर्पगंधा, अवमल्लिका, नवमल्लिका, रजनीगंधा। तो चारों ऑप्शन में सर्पगंधा हो जाएगा। सर्पगंधा द्वारा रक्तचाप के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छा औषधि है। 23 नंबर प्रश्न है। एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, तो वाई एक डैश है। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, ए नंबर। बी नंबर में है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। सी नंबर में उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। डी नंबर अवतल लेंस, अवतल दर्पण। फोकस दूरी ऐप किसका धनात्मक होता है? मतलब इससे संबंधित, प्रकाश लेंस से संबंधित, उत्तल और अवतल लेंस से संबंधित जो प्रश्न सवाल बनाया था उसमें फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का होता है। वस्तु दूरी तो बाईं ओर रहता है, सबका ऋणात्मक रहेगा। और प्रतिबिंब दूरी डिपेंड करता है कि वो किस ओर है, दर्पण के बाईं ओर है या दाईं ओर है, दर्पण के पीछे है या आगे है, सामने है। तो उसके आधार पर वो बदलते रहता है, लेकिन फोकस दूरी धनात्मक होगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का। 24 नंबर प्रश्न है। कॉस्टिक सोडा का उपयोग समानता डैश में नहीं किया जाता है? कपड़ा उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग, कागज, लुगदी उद्योग, अमोनिया निर्माण। तो कॉस्टिक सोडा NaOH है, और कॉस्टिक सोडा का उपयोग अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाएगा। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है। अमोनिया को नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन द्वारा संयोजन विक्रिया द्वारा इसको बनाया जा सकता है NH3। तो यही अमोनिया निर्माण में इसका उपयोग नहीं होता। कपड़ा उद्योग, कागज, लुगदी उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग, इन सब में क्या आता है? कॉस्टिक सोडा क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा। 25 नंबर अंतिम प्रश्न है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो 3 ऑप्शन है। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबक की गति में वृद्धि करना, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो 1 नंबर जो है फेरों की संख्या में वृद्धि करना, इससे बढ़ाने के लिए सही होगा। चुंबक की गति में वृद्धि करना, ये भी बात सही है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, इससे कोई मतलब, प्रतिरोधकता ऐसे भी देखे थे, उससे वो प्रभावित नहीं हो। तो 1 और 2 ए नंबर, 25 का ए नंबर सही हो जाएगा। कुंडली यही है, इसी के फेरों की संख्या में वृद्धि करना। सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे।